गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ पार्ट है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में हमने देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 में हमने देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V = I × R। आज इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर यहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस के साथ। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, या मैं सिंपली बोल सकता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या मैं दूसरे वर्ड में बोल सकता हूं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था मैंने कि एक स्कूल का गेट है, मेन गेट, और एक वॉचमैन खड़ा हुआ है, और वॉचमैन से मैंने बोल दिया है कि आपको देखना है कि यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड में इस गेट से, मेन गेट से कितने बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं। वो कितने बच्चे यूनिट टाइम में स्कूल के अंदर जा रहे हैं, या फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपली आप बच्चों को क्या ले सकते हो? चार्ज कंसीडर कर सकते हो। तो यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज निकल रहा है, या उस मेन गेट में से यूनिट टाइम में कितने बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है इसका काम क्या होता है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस या रेजिस्ट। अपोज करना मतलब रोकना, या रेजिस्ट करने का मतलब भी सेम ही होता है, रोकना। इट अपोजेस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा? फ्लो ऑफ चार्ज को उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा या रोकेगा। तो रेजिस्टेंस का जो बेसिक फंक्शन होता है, या जो बेसिक उसका इंपॉर्टेंट काम होता है, वो यही होता है कि वो क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है। जैसे सपोज करिए कि किसी कंडक्टर में से या किसी वायर में से पहले 100 कूलम का जो चार्ज है यूनिट टाइम में वो निकल रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा वो चार्ज कम हो गया, 80 कूलम का चार्ज निकल रहा है अब यूनिट टाइम में। थोड़ा सा हमने रेजिस्टेंस और बढ़ाया तो वो चार्ज और कम हो गया, 60 कूलम हो गया। हमने रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया तो चार्ज और कम हो गया। तो जितना ज्यादा हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जो फ्लो ऑफ चार्ज है यूनिट टाइम में वो उतना ही कम होता जाएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से मैंने बताया था कि स्कूल का गेट अगर पूरा का पूरा ओपन है तो 1 सेकेंड में ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस मेन गेट से स्कूल के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर उस स्कूल गेट को थोड़ा सा बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? बच्चे, अब कम बच्चे स्कूल के अंदर आ पाएंगे। और ज्यादा क्लोज कर दो आप तो और कम बच्चे आ जाएंगे। सारा का सारा मेन गेट को क्लोज कर दोगे तो क्या कोई बच्चा अंदर आ पाएगा? नहीं। यही काम होता है रेजिस्टेंस का। जब रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब स्कूल का गेट पूरी तरीके से ओपन है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल के अंदर आ सकते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा करंट उस कंडक्टर में से क्रॉस कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज उस कंडक्टर में से निकल सकता है, यानी करंट की वैल्यू होगी ज्यादा। लेकिन जैसे हमने स्कूल का गेट थोड़ा सा बंद किया, रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, अब फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा, यानी करंट कम हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फ्लो ऑफ चार्ज कम होता जाएगा और करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये बेसिक फंक्शन है रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस का काम है फ्लो ऑफ चार्ज को कम करते रहना। जितना ज्यादा हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फ्लो ऑफ चार्ज उतना ही कम होता जाएगा और करंट की वैल्यू भी उतनी ही कम होती जाएगी। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम। जैसे वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या बताई थी मैंने? वोल्ट। करंट की ऐसा यूनिट क्या बताई थी? एम्पियर। वैसे ही रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम, OHM, ओम।
और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर ये ओम से। इसको सिंपली साइन किसका बोला जाता है? इसको साइन बोला जाता है ओम का। तो या तो आप चाहें तो ऐसे यूज करें या चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ क्या है? B = I × R। ये ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग R = क्या हो जाएगा? V/I। हम क्या करेंगे? I से डिवाइड कर देंगे, यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा V/I। अब V क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, या सिंपली मैं स्मॉल v से भी डिनोट कर सकता हूं। ऐसे ही I क्या होता है? करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसको मैं कैपिटल A से डिनोट कर सकता हूं। यानी रेजिस्टेंस की एक तो ऐसा यूनिट होती है ओम, या दूसरी क्या हो सकती है? वोल्ट/एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। ये एम्पियर को मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो एम्पियर की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की एक तो ऐसा यूनिट होती है ओम, या इसके अलावा जो दूसरी ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट/एम्पियर, या V/A, या V⁻⁻1। और इसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं? इसी को हम सिंपली ओम भी बोलते हैं। तो बस इतनी सी बातें हैं जो आपको रेजिस्टेंस को लेकर के याद रखनी है कि रेजिस्टेंस का बेसिक काम क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज को कम करना, यानी करंट को कम करना। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम। इसको हम चाहें तो वोल्ट/एम्पियर भी बोल सकते हैं, या वोल्ट/एम्पियर की पावर -1 भी हम बोल सकते हैं। ये भी इक्विवेलेंट है ओम के ही। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्योंकि अक्सर आपको रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टिविटी है, या तो उसमें आपसे यूनिट पूछ लिया जाता है, ऐसा यूनिट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में, या आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली आपको न्यूमेरिकल करना आना चाहिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट। कोई एक इलेक्ट्रिक हीटर है या कोई एक वायर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको सिंपली गिवन है। क्या सिंपली गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? 75 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। और मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उतना ही ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा। एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, एक बड़ा टैंकर जो कि पानी से फुल था, और एक सेम साइज का टैंकर दूसरा जो कि पानी से खाली था, बिल्कुल उसमें एक भी पानी नहीं था। तो एक टैंकर जो पानी से फुल है, और दूसरा सेम साइज का टैंकर जो कि जिसमें एक भी पानी नहीं है। और उन दोनों पाइप को मैंने टैंकर को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया था। तो आपको याद होगा कि पानी जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा था, यानी भरे हुए टैंक से खाली टैंक की तरफ जा रहा था। और जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक पानी क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता रहता है। आप लास्ट वीडियो देख करके आए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उतनी ही तेजी से जो करंट है वो फ्लो करता है। तो अभी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर 75 वोल्ट। अभी हमने क्या करा है? वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रखा है 75 वोल्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का। अब आपको बताना है 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। अब आपको बताना है व्हाट करंट विल फ्लो विल द हीटर ड्रॉ, यानी हीटर में से कितना करंट जाएगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 150 वोल्ट। पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट का था तो करंट जा रहा था इतना। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा करके 150 कर दें, यानी पहले 75 था, अब हमने कितना कर दिया इंक्रीज करके 150 वोल्ट, तो अब कितना करंट जाएगा ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पहले कम था 75 वोल्ट था तो करंट कम जा रहा होगा, जैसे कि 5 एम्पियर जा रहा है। अब अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया है तो करंट भी तो बढ़ जाएगा। यही चीज हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें यहां पे आप देख सकते हो, मैं केस 1 ले रहा हूं। केस 1 में पोटेंशियल कितना गिवन है आपको? 75 वोल्ट। करंट कितना गिवन है? 5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I। रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। अब V/I होता है, पोटेंशियल कितना गिवन है आपको? 75। I करंट कितना गिवन है आपको? 5 एम्पियर। तो ये 5 वोल्ट आपको पोटेंशियल गिवन है और ये एम्पियर आपको करंट गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा, जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 15 ओम आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी है, कि एक वायर था, इलेक्ट्रिक हीटर का वायर,
जिसको हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे 75 वोल्ट, तो करंट जा रहा था 5 एम्पियर। अब उसी वायर में से या उसी इलेक्ट्रिक हीटर में से अब हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं 150 वोल्ट का, तो करंट बढ़ जाएगा। बट वायर तो दोनों केस में सेम ही है। अगर वायर दोनों केस में सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है, वो किसी मटेरियल की होती है। ध्यान रहे बात। तो वायर तो हमने सेम रखा है, यानी उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहां से हमने निकाल लिया है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम। अब आते हैं हम केस 2 में। केस 2 में आते हैं। केस 2 में हमने अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। रेजिस्टेंस क्योंकि सेम ही रहने वाला है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, V अपॉन I। बट इस बार ध्यान देना, इस बार V को मैं बोल देता हूं V डैश और करंट को बोल देता हूं I डैश। क्यों? क्योंकि इस बार हमने क्या करा है, केस 2 में पोटेंशियल को बढ़ा दिया 150 वोल्ट, तो डेफिनेटली करंट भी चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल को हमने चेंज किया, जिसको मैंने बोल दिया V डैश। करंट को भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, तो करंट को बोल दिया मैंने I डैश। रेजिस्टेंस वही रहेगा जो पहले था, यानी R ही रहेगा, कैपिटल R ही रहेगा। तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज कर लेता हूं मैं कितना, 15 ओम। V डैश यानी पोटेंशियल मैंने चेंज कर दिया, पोटेंशियल कितना कर दिया है, 150 वोल्ट इंक्रीज करके कर दिया हमने। करंट कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है, I डैश। तो चले यहां से निकाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, I डैश यहां पे आ जाएगा, तो I डैश इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 15 10 जा, यानी I डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 एम्पियर। यानी न्यू करंट जो हीटर में से या वायर में से फ्लो करेगा वो कितना होगा, वो होगा 10 एम्पियर का करंट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड कंडक्टर्स। अ मटेरियल विच ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। यानी गुड कंडक्टर सिंपली क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल, ऐसे कंडक्टर जो कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर करें, यानी ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने में से फ्लो होने दें, ज्यादा से ज्यादा करंट को अपने में से पास होने दें। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। जैसे एग्जांपल है सिल्वर। सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर, यानी जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। सबसे अच्छा कंडक्टर होने का मतलब है कम से कम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है वो है सिल्वर। यानी अगर सिल्वर सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने में से फ्लो होने दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा करंट को अपने में से पास हो जाने दे रहा है, इसलिए सिल्वर को हम सबसे बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए हम सिल्वर की कभी भी वायर्स का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो बेस्ट कंडक्टर है वो है कॉपर। कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है, यानी कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने में से पास हो जाने देता है, करंट को पास हो जाने देता है। तो कॉपर का यूज हम घरों में वायर बनाने के लिए भी यूज करते हैं, या आप देखोगे कि बहुत सारे जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें कॉपर की बाइंडिंग की हुई मोटर्स का यूज किया जाता है। यानी कॉपर जो है सिल्वर के बाद दूसरा सबसे बेस्ट कंडक्टर है, और उसके बाद नाम आता है एल्यूमिनियम का। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर और उसके बाद लास्ट में एल्यूमिनियम। सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, देन कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। ये अच्छे कंडक्टर्स हैं, यानी इनमें रेजिस्टेंस कम से कम ऑफर करते हैं, तो चार्ज ज्यादा से ज्यादा फ्लो करता है या करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो करता है। तो आज के डेट पे अगर हम देखा जाए तो सिल्वर क्योंकि कॉस्टली बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सिल्वर का यूज नहीं करते हैं वायर बनाने में। कॉपर का यूज करते हैं बट कम यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर भी कॉस्टली होता है। लेकिन एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता भी है और एक अच्छा कंडक्टर भी है, कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम का यूज करते हैं वायर बनाने में, क्योंकि सस्ता भी है और साथ ही साथ एक अच्छा कंडक्टर भी है। तो गुड कंडक्टर्स किन्हें बोलते हैं, ऐसे मटेरियल जो कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर करें, यानी ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने में से फ्लो होने दें और ज्यादा से ज्यादा करंट को अपने में से पास होने दें। ऐसे मटेरियल्स को हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर। अ मटेरियल विच ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी ऐसे कंडक्टर या ऐसे मटेरियल जो ज्यादा हाई रेजिस्टेंस, यानी गुड कंडक्टर के कंपैरिजन में एक हाई रेजिस्टेंस ऑफर करे। हाई रेजिस्टेंस जब ऑफर होगा तो क्या होगा, चार्ज कम फ्लो करेगा,
करंट कम फ्लो करेगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे पुअर कंडक्टर, जैसे मर्क्यूरी, लेड, स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम। ये एग्जांपल है किसके? पुअर कंडक्टर के। पुअर कंडक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाएगी तो पास तो होगी, लेकिन बहुत कम पास होगी, कम से कम पास होगी। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर बोलते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा लेड और क्रोमियम, क्रोमियम के हम क्या यूज करते हैं? जो हीटर होता है आपका इलेक्ट्रिक हीटर, वहां पे क्रोमियम के वायर का यूज करते हैं। लेड का यूज करते हैं फ्यूज, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज आप घरों में यूज करते हो, वहां पे लेड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने में से करंट को पास तो होने देते हैं, लेकिन हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये हीटिंग ज्यादा करते हैं। और हीटिंग हमें अक्सर हीटर में क्या चाहिए होती है? हीटिंग ही चाहिए होती है। चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो, या जो रॉड आप ठंडियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में आप क्या करते हैं? एक रॉड यूज करते हैं जो पानी को गर्म करने के लिए। वो भी क्या होता है? वो भी किन्हीं ऐसे ही मटेरियल्स का बना हुआ होता है कि करंट तो उसमें आता है, लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट कम आता है और हीटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पर ऐसी जगहों पर हम पुअर कंडक्टर्स का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स ये हैं जो आपको याद रखने हैं। लास्ट, इंसुलेटर, अ मटेरियल विच ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसे मटेरियल जो बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा कि बिल्कुल भी करंट उसमें से पास ना हो, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो उस कंडक्टर में से या उस मटेरियल में से ना हो, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर वो है जो अपने में से बिल्कुल भी चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, बिल्कुल भी करंट को पास नहीं होने देते हैं, या मैं बोलूं कि उनके पास बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ज्यादा जो चार्ज है वो फ्लो करेगा। इसमें थोड़े से कम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा, और वो चार्ज क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, तो वो चार्ज फ्लो भी नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल जो अपने में से बिल्कुल भी चार्ज को फ्लो ना करने दे, बिल्कुल भी करंट को पास ना होने दे, यानी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करें, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर। और एग्जांपल है रबर, ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी, या प्लास्टिक। आपको पता होगा कि जब भी हम कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो अक्सर सूखी लकड़ी पे खड़े हो जाते हैं, ड्राई वुड पे या रबर पे खड़े हो जाते हैं, या प्लास्टिक पे का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता है, बिल्कुल भी चार्ज का फ्लो वहां पर नहीं होता है। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। Now come to the factors on which the resistance of a conductor depends. अब हमें वो फैक्टर्स देखने हैं जिन बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे अक्सर हम इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए किन का यूज करते हैं? वायर्स का यूज करते हैं। और वायर्स बेसिकली होते क्या हैं? कंडक्टर होते हैं। तो उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो किन बातों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमें वो देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, या जो फर्स्ट फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। और जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आप अक्सर जो करंट कैरिंग वायर्स होती हैं, अगर आप उन्हें कट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो वायर होती है वो सिलिंड्रिकल इन शेप होती है। सिलिंड्रिकल इन शेप का मतलब वायर कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे सिलिंड्रिकल। यहां पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यहां पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और ये क्या है? वायर की लेंथ हो जाती है कुछ ऐसे। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा मार्कर जो मैं यूज कर रहा हूं, इसको अगर आप यहां से देखोगे तो कैसे दिखेगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। इधर देखोगे तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। और ये क्या है? कंडक्टर की लेंथ है। तो ये लेंथ, कंडक्टर की जो लेंथ है, कंडक्टर की जो लेंथ है वो जितनी ज्यादा होगी, ये कंडक्टर जितनी ज्यादा लेंथ इसकी होती जाएगी, रेजिस्टेंस भी उस वायर का, उस कंडक्टर का उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट फैक्टर है जो आपको याद रखना है कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लेंथ जितनी ज्यादा होगी कंडक्टर की, कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको मैंने डार्क किया, और ये
ये कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल ए से। जैसे ये मार्कर आपको कैसा दिख रहा है, सिलिंड्रिकल इन शेप है, सिलेंडर जैसा है। कैसे, यहां पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यहां पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और हाइट ये सिलेंडर शेप में है। तो अगर ये सिलेंडर शेप में है तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का अगर हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है वायर का या सिलिंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन है, या कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है। तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यह मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। वहीं जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर था वो क्या था, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी लेंथ को हम जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। वहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ध्यान देना है आपको कि जो कंडक्टर है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो थर्ड फैक्टर है, लास्ट फैक्टर है, वो है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर का मतलब है कि आप सिल्वर का कंडक्टर यूज कर रहे हैं, या आप कॉपर का कंडक्टर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं, आयरन का यूज कर रहे हैं, है ना, किस मटेरियल का कंडक्टर यूज कर रहे हैं उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे अगर आप सिल्वर का कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो वो बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छा कंडक्टर है, बट क्योंकि वो कॉस्टली हो जाता है इसलिए हम उसका यूज नहीं करते। कॉपर का अगर आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं, कॉपर की वायर यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक बेस्ट कंडक्टर, एक अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर के कंपैरिजन में थोड़ा सा पुअर है, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा कंडक्टर है, लेकिन अगेन वो भी कॉस्टली हो जाता है। अगर हम एल्यूमिनियम का यूज करेंगे तो वो भी अच्छा कंडक्टर है, लेकिन अगर हम आयरन का कंडक्टर यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो डिपेंड, अगर आप सपोज कोई और यूज करते हो, जैसे आपने मान लेते हैं कि आपने नाइक्रोम या कोई और ऐसा मिक्स एलॉय का कोई कंडक्टर यूज कर रहे हो, एलॉय का कोई वायर यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होगा और उसमें क्या होगी, बहुत ज्यादा हीटिंग होगी। तो ध्यान देना है कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। अब ऑप्शन दे देगा आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर बोल देगा, या दूसरे ऑप्शन दे देगा एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या कुछ और भी ऑप्शंस दे सकता है। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किन चीजों पे डिपेंड करता है या किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहला क्वेश्चन जो यहां से हो सकता है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है। इसके अलावा अभी जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस का, यहीं पे मैं देखने वाला हूं, उस पे अक्सर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनते हैं, जो अभी हम करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि जो आपका कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। आप जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, आपको दिख रहा होगा कि ये कंडक्टर सिलिंड्रिकल शेप में है, तो ये कंडक्टर की लेंथ है और ये क्या है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इस पेन में आपको बताऊं तो ये कंडक्टर की लेंथ और ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कुछ इस तरीके से, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। इसका मतलब यह है कि आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इस तरीके से। अब मैं क्या करने वाला हूं, और जो थर्ड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो आप, सिल्वर यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो, आयरन यूज कर रहे हो, या कोई और दूसरा मटेरियल यूज कर रहे हो।
उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा मटेरियल यूज करोगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगी, और अगर आप कोई पुअर कंडक्टर यूज करोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करेगी उसमें से, या मैं बोल सकता हूं हीटिंग बहुत ज्यादा होगी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपाइल कर देता हूं, इकट्ठा कर देता हूं। तो आपको मालूम है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इन दोनों को मैंने कंपाइल कर दिया तो ये क्या हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, कुछ इस तरीके से। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही मैं हटाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा एक इक्वल का साइन, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। अब रो क्या है, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया है रो, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेजिस्टिविटी। क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ध्यान देना, ये जो रेजिस्टिविटी है या जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप सिल्वर का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी, कम होगी। कॉपर का यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और अगर आप कोई पुअर कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, और रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, और करंट का फ्लो उतना ही पुअर तरीके से होगा, यानी बहुत अच्छे से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इतनी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी। नाउ रेजिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर, या चाहे तो हम इसको ओम मीटर के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला अभी हमने रेजिस्टेंस का पढ़ा है। ध्यान देना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में अक्सर न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें ये जो कैपिटल R है, ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी मालूम है। ये जो फॉर्मूला है इसमें आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब ये जो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है, इसमें क्या बोला गया है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, यानी एल की वैल्यू आपको कितनी ले लेनी है, 1, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ए की वैल्यू भी कितनी लेनी है, 1 ले लेनी है। तो ये मीटर में सपोज मैंने ले लिया, लेंथ ले लिया 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। देन जो रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज में पुट करता हूं तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रो, एल के प्लेस में ले लिया 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की प्लेस में ले लिया मैंने 1 मीटर। तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या दिखेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, और ये रो, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया है, यूनिट ले लिया है। तो ये 1/1 1 हो जाएगा, यानी जो रो रेजिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक यूनिट लेंथ का कंडक्टर लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, यूनिट हो, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी रेजिस्टिविटी। अब आपको इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। हम चाहें तो इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओम का सिंबल है और ये मीटर है, तो ओम मीटर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब जो रेजिस्टिविटी होती है वो किन बातों पे डिपेंड करती है, आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं कि नोट करके आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स
ऑन लेंथ, मैं सिंपल एल यूज करता हूं, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कैपिटल ए। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इट depends only on the nature of the material and temperature। तो जो रेजिस्टिविटी होती है, आपको ध्यान देना है, टेम्परेचर। तो ध्यान देना है कि जो रेजिस्टिविटी वो केवल और केवल किन बातों पे डिपेंड करती है। एक तो मटेरियल के नेचर पे, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं आप, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। और दूसरी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि जो वायर आप जहां पे यूज कर रहे हैं वहां पे टेम्परेचर कितना रहता है, उस बात पे डिपेंड करती है। बाकी जो रेजिस्टिविटी है ना तो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है और ना ही कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। अब कुछ और एक दो बातें हैं जो आपको नोट कर लेनी है, यहां पे ध्यान रखनी है, आपको सिक्वेंशियली ऐसे नोट करते जाना है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स जो होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए बताइए आप। जो अच्छे कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर, उनकी रेजिस्टिविटी डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी। और जब रेजिस्टिविटी कम होगी तो आपको दिख रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वही तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो अगर गुड कंडक्टर्स हैं तो डेफिनेटली उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, या मैं सिंपली बोल सकता हूं लेस होगी। और जो पुअर कंडक्टर्स हैं, पुअर कंडक्टर्स, या मैं इंसुलेटर की बात कर देता हूं, दोनों एक साथ, पुअर कंडक्टर्स हों या इंसुलेटर हो, इन दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कैसी होगी, हाई होगी, यानी ज्यादा होगी। तो बस इतनी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है रेजिस्टिविटी को लेकर।